हो स्पेशल स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, आपको भी ये आना है। और ये सबसे इजी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना कितना सर्कल्स करवाया वो क्या होगा, आपको वो थोड़े बहुत पार्ट समझ में आएंगे बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। और सर्कल में अगर हम एक रेक्टेंगल इन बिटवीन ड्रॉ करते हैं तो वी नो ट्रायंगल ड्रॉ होता है, तो वो इन सर्कम सर्कल होता है। तो सर्कम सर्कल का मतलब है कि सर्कल के अंदर कुछ बनाया हुआ है। सो वी कैन हैव अ सर्कल, वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल इनसाइड इट, है ना। तो बेसिक टर्म्स हमें समझ में आ गई है, तो हमारे लिए चैप्टर समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ना जो मेजरिंग स्पेस कहा है, पेरीमीटर एंड एरिया, चलो बुक्स निकालो अपनी सब में, क्योंकि इसमें सारा आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स जो जो एमसीक्यू आ सकते हैं विच सीन के आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ चैप्टर नंबर 4 में आपको ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ करवाया है क्वेश्चन? क्योंकि आपके बुक में है, ऐसा बुक में एक क्वेश्चन है, मेरे मुझसे मिस हो चुका है। करवाए होंगे ये क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज, मैंने उसके क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट कंपाइलिंग, पिछली वाली वर्कशीट से उठा के नई वाली मैं लिख रही हूँ। ये ना इस तरह के क्वेश्चन है, पेज नंबर देखो बच्चों, 85 पेज। वो मैं मान सकती हूँ वो नहीं करवाई। ये चीज ना एग्जाम्पल 15, पहले मैं इसको भी लेके डाउटफुल थी। इसको लेकर डाउटफुल थी, बात सुन लो बच्चों, इसको लेकर डाउटफुल थी। बट मैंने पेज 85, आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू दिस चैप्टर की और क्या रहता है जो मैं रख सकती हूँ अपनी वर्कशीट में। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा बिकॉज लास्ट ईयर और इसके हिसाब से मैं कंपाइल कर रही हूँ, बिकॉज योर स्कूल टीचर्स माइट नॉट माइट प्लांट सम क्वेश्चंस की यहाँ वहां से, तो जो मुझे एग्जाम्पलर के भी पुराने रेलिवेंट तुम्हारे से दिख रहे हैं मैं सब डाल रही हूँ। ठीक है। और इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल तो हमारा उसमें चला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल में ही आ जाता है। तो जीरोस भी वहीं पे आता है, फाइंड द जीरोस, तो वो ही चला जाता है ना। तो वहां से आपको वो वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल की, वो तो क्वेश्चन वहां पे फिक्स हो गया। सो इफ इवन इफ आई ऐड सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर, तो आपके लिए वो रेलिवेंट है ही है। ठीक है, चैप्टर 2 का रेलिवेंट हो गया। रिमाइंडर फैक्टर नहीं करवाया, मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आई ना, वर्कशीट में लिखा, क्योंकि कुछ स्कूल में करवाया कुछ नहीं करवाया, तो आई विल नॉट डिफरेंशिएट, मैं लिख दूंगी, आप छोड़ सकते हो। ठीक है। अब फाइनल स्टेज रहेगी बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम्पल 15 दिखा है, देखो सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 10, जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो तुमने थ्री नंबर्स लिए, उनका सम इज 10। पेज 85 एग्जाम्पल 15, दिस इज फ्रॉम चैप्टर्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। चलो, अब ना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब रिवीजन करवानी बड़ी आसान है, ज्योमेट्री ना हो ना तो रिवीजन बहुत इजीली हो जाती है। नंबर्स के साथ तो पीछे 15 मिनट लगा के दूसरे क्वेश्चंस करवा दिए। ज्योमेट्री में वी हैव लिम्बिक क्वेश्चंस, वहां पे तो दिमाग खपता है पूरा एक बार समझाने में। ठीक है, सम ऑफ थ्री नंबर्स 10 एंड देयर प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 25, है ना। तो हम तुम्हें डायरेक्टली देते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, ए बी इज 2, प्रोडक्ट ऑफ देम इज 2, है ना। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्स? पहले स्क्वायर करके सम करेंगे कि पहले सम करेंगे? एक होता है बेटा, ये हमने नंबर्स को प्लस किया फिर स्क्वायर किया। एक होता है ये चीज। तो आप क्या बोलते हो, इस चीज को क्या बोलते हो, इस चीज को क्या बोलते हो? दिस इज सम ऑफ, एक टर्म होती है, मतलब अगर मैं मैच द फॉलोइंग करने को बोलूंगी तो आप किस तरह से मैच करोगे? ठीक है, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स और एक होता है स्क्वायर ऑफ द सम। मैच द फॉलोइंग होता था ना, कैसे मैच करोगे इसको ये बताओ मुझे। व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्स? पहले सम होगा फिर स्क्वायर होगा, या पहले स्क्वायर होगा फिर सम होगा? हम्म। सो दिस द फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें पहले हमने सम किया उसके बाद स्क्वायर किया, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ द सम। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब पहले स्क्वायर किया फिर उसका सम किया। बात समझ में आ गई? तो उसने लिखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 38, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38। ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी, मतलब कोई भी आइडेंटिटी यूज करके फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, इस पे एस्ट्रिक्स भी नहीं रखा हुआ, तो अगर नहीं करवा रहे हैं स्कूल में तो कहीं ना कहीं करवाएंगे। समझ में आ गई बात ये? तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 15, ये क्वेश्चन स्टार्ट करके हम एरिया एंड पेरीमीटर स्टार्ट कर देते हैं आज। ठीक है। तो प्रीवियस सर्कल्स भी मैं अपलोड कर दूंगी सारा, आई सिट टुडे, तुम्हारी नाइन्थ तो कम से कम अपलोड कर देती हूँ, 10th को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है।
तो आप लोग का जो भी मिस हुआ है सर्कल्स का, दिव्यम तुम सारा अपना अपलोड और अपना रेगुलरली आ, क्लासेस मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ आपके पास एक आया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे क्या लिखते हो, माइनस, लिखो जल्दी से, -3abc। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है। अच्छा, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है किसको मल्टीप्लाई किया। ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, वो नंबर्स हो जाते हैं उसके फैक्टर्स। कि क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये होती है ना एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन। आपका ये वाला पार्ट इज द एक्सपेंशन, ये वाला इज द फैक्टराइजेशन। तो सम ऑफ थ्री नंबर्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पुट दिया 10 रख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पुट किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 38। नहीं है तो ये वैल्यू नहीं है। हाउ विल यू फाइंड दिस वैल्यू, 3abc मतलब नाउ आई हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 टाइम्स एबीसी कितना दिया हुआ है 25 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 38 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बताओ आप कैसे करोगे इस चीज को, हाउ विल यू गेट दिस ए बी बी सी ए सी, इसका सम कैसे निकालेंगे। अच्छा बच्चों, ये समझ में आता है कि अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो सारी टर्म्स ये प्लस में हो जाएंगी। कोई और आइडेंटिटी है जिसमें तीन टर्म्स आती है, कौन सी वाली है बोलो। हाँ बोलो सब, बाकी सब क्या मुंह में टॉफी रख के बैठे हुए हैं कि नहीं बोलना, एनर्जी खत्म हो जाएगी हमारी। बोलो कौन सी आइडेंटिटी है, एवरीवन विच इज, कौन सी वाली है, विच इज द आइडेंटिटी वी टॉकिंग अबाउट। मैंने क्लास से बाहर निकाल देना, मुंह से आवाज नहीं निकली तो। सब बोलो कौन सी वाली है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है ये, एवरीवन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac, ये होती है ना आइडेंटिटी। तो व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू क्या दी है तुम्हें, 10 दी हुई है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी इज 10, 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 38। और ये 2 हमने कॉमन लिया तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट एवरीवन। हम्म, बेटा ये सॉल्व कर रहे थे, इसके इसको सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं। अब तुम कहो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पर उसमें एडिशन कैसे आ गई, है ना। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ 43 × 12 करो, तो तुम कहते हो मैं इसको 40 + 3 × 12 कह रही हूँ। मैं तो कहा मल्टीप्लाई किया, तुमने एडिशन कैसे कर दी, है ना। सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द अदर आइडेंटिटी बिकॉज वी नो दैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आई नीड सम अदर वैल्यू। ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग अब तुम्हें कह रहा है एनालाइज करो कि हाउ कैन वी गेट दिस वैल्यू। हमारे पास तीन टर्म्स का सम है, उनके स्क्वायर्स का सम है, नहीं है तो उनके प्रोडक्ट्स का सम। ये निकालने के लिए क्या इन तीन टर्म्स के साथ हम कुछ और यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा कि यहां से ये वैल्यू निकल सकती है। ठीक है ना, द क्वेश्चन द फोकस इज ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। कहेंगे ये क्यों करें, ये तो हो ही नहीं सकता। टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं ना, कहेंगे ये नहीं बन सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बनेगा। और दूसरा क्या कहेगा, हाँ बना दूंगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है बट हाँ इसको ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ आपका फोकस चेंज करने को बोल रहे हैं यहाँ पर, कि तुम्हें कहा तो क्यूब का क्वेश्चन है पर लेकिन तुमने अपने तरफ से स्क्वायर लगाया। ये अपनी तरफ से तुमने ढूंढा कि ये वे एक होगा जिसमें आप मुझे बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी ए सी। चल सॉल्व कर आयुष फटाफट से, देखा मत कर, क्विकली। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 38 +2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अपनी नींद ना सब खोल कर आया करो और बोला करो, नहीं आओगे मैं सच में क्लास से बाहर निकालूंगी। दैट वे इंटरेक्शन लेवल इज 0, कि बस कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ठीक है बोल लो आप। ठीक है, आई विल नॉट, सच में मैं अब नहीं रखूंगी, आपने पढ़ना है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यहां से 38, 100 में से 38 माइनस का कितना आएगा, 62 आ गया। 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहां से मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू में क्या आ गया 31, ये वैल्यू 31 होती है। अब इस वैल्यू को आई विल पुट इट हियर,
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 × 25 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 38 - 31। ठीक है ना, इस चीज को मैंने यहां पर यूज कर लिया। बात समझ में आ गई? फाइनल आंसर निकालो बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 75, 10 × 7। दिस इज द आंसर जो हमारे पास आएगा। आपने कुछ नहीं सोचना होता। आपके पास जो टर्म्स गिवन है ना, उसके रिलेशन में जितनी आइडेंटिटीज आपके पास है वो सारी लिख दो। जो जो वैल्यू दी हुई है उसमें पुट करना सीखो। राइट। और उसके बाद एनालाइज करना सीखो कि अब ये कैसे निकालेंगे। आई वॉन्टेड 3 टर्म्स का क्यूब। तो क्या 3 टर्म्स के लिए मेरे पास कोई और फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर का एग्जिस्ट करता है, हमने उसे यूज किया एंड देन वी फाउंड आउट द सम ऑफ द क्यूब्स व्हिच इज 145 एंड हेंस दिस विल बी द आंसर। तो आपकी वर्कशीट में मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस रखूंगी। बात समझ में आ गई? हो गया बच्चों? ये वाले क्वेश्चंस ना, क्योंकि हमारा ज्योमेट्री खत्म हो गया ना अभी फिलहाल के लिए, तो वील ट्राई कि ये सारे क्वेश्चंस कर ले हम। ठीक है। अच्छा, स्कूल में टीचर्स कोई बुक्स यूज कर रही हैं एक्स्ट्रा के सिर्फ अपनी ये इसे पढ़ा रहे? कोई एक्स्ट्रा बुक किसी ने रिकमेंड की हो ये पढ़ लो वो पढ़ लो? नहीं। रेफरेंस बुक मत लो, बिकॉज रेफरेंस बुक तुम्हें परेशान करेगी क्योंकि टीचर ने ले ली होगी। ठीक है ना, वो पेपर वहीं से डालेगी। बात समझ में आई ना? हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे कोई नहीं है, मैं रेफरेंस बुक तो सारी मंगवा सकती हूँ, बट अगर होता है ना स्पेसिफिकली टीचर इज यूजिंग कोई ना कोई, आई विल नॉट टेक नेम्स की एबीसी, जैसे 3 4 ब्रांड्स हमें पता है कि उसके आती हैं। हाँ। कौन सी? ऑल इन वन पुरानी वाली है। अगर नया उसका आ गया ना एज पर गणिता मंजरी, तो फिर फायदा है लेने का। तो मैं नई बुक से पूछ रही हूँ। ऐसे सबने निकाल लिया ब्रांड वाइज, सबने फर्स्ट पार्ट की बुक तो निकाली हुई है। सबकी आ गई है, मैथ्स की भी आ गई बेटा। नई वाली ना। सब आ गई है। चलो बच्चों, तभी कह रही हो ना। किसी ने कोई एक्स्ट्रा ली है? सो नाउ वी हैव मेजरिंग स्पेस, एरिया एंड पेरीमीटर। कहते हैं ये काम कहाँ आता है? उसने सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया है स्कूल प्लेग्राउंड का। ठीक है। तो प्लेग्राउंड में ना आपको एक रिले रेस करनी होती है, 400 मीटर्स की, 4 × 100 मीटर्स की, ऐसे। और ट्रैक्स लेआउट कर दिए, एथलीट्स को भागना है। कि सभी एथलीट्स ना सेम स्टार्टिंग लाइन पर नहीं है। कोई यहाँ आपका जब सर्कुलर ऐसे फील्ड होता है ना, तो समवन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, किसी को ट्रैक में यहाँ खड़ा कर दिया, किसी को यहाँ खड़ा कर दिया, होता है ना। तो जो इनर वाला होता है ना उसको सबसे फार अवे करते हैं खड़ा। सब याद है कि नहीं है? उसकी प्लेसमेंट सबसे फार अवे होती है। तो और जो सबसे आउटर वाला होता है उसको कुछ मीटर्स आगे खड़ा करते हैं, सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम कम्स आउट टू बी सेम, इट इज फेयर टू एवरीवन। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एरिया एंड पेरीमीटर से वी गेट टू रियलाइज एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है आप ये पहले देखोगे। मेजरिंग स्पेस है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भी चीज को हमने जब एनक्लोज कर दिया, किसी भी बाउंड्री वॉल को क्रिएट कर दिया, तो उससे 2 तरह की चीजें क्रिएट होती हैं। एक तो हमारा आउटर बाउंड्री बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई, अच्छा देखो, जैसे मान लो आई ड्रॉ दिस सर्कल, ड्रॉ किया था, ठीक है। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। इस स्ट्रेट लाइन से क्या कोई एरिया, क्या कोई स्पेस डिमार्केट हुई? एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। बट अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन सेगमेंट बना दूं, तो लगता है कि इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कुछ, या कोई एक स्पेसिफिक स्पेस बाउंड्री सी क्रिएट की है, कुछ ऐसा है कि ये मेरी जगह है, ऐसा कुछ हो सकता है? अगर मैंने 2 एंगल भी ड्रॉ कर लिया, तो क्या लगता है आपको कि एक बाउंड्री क्रिएट हो गई? कुछ हद तक एक बाउंड्री क्रिएट होगी, बट स्टिल वी हैव एरिया आउटसाइड दिस एंगल, स्पेस इनसाइड दिस एंगल। 2 तरह से हो गया ना, एक जगह बाहर हो गई, एक जगह अंदर आ गई। लेकिन ये जगह भी है इनक्लोज नहीं हुई, बिकॉज ये जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो आगे और बढ़ाते रहो। तो जब हमने किसी
एरिया को एनक्लोज कर लिया, जिसको मतलब हमने एक क्लोज्ड फिगर बनाई, तो उसकी वजह से कुछ स्पेस जो है ना उस फिगर के अंदर आ गई। समझ में आ गया? तो जो स्पेस एनक्लोज हो जाती है, दैट बिकम्स द एरिया। समझ लिया? ठीक है, लिखो। द स्पेस इनक्लोज्ड बिकम्स एरिया। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। और जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है ना, दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल बिकम्स द पेरीमीटर। ये वाला बस अब मैं करवा दूंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये आपके नंबर बेस्ड है ना, तो जल्दी हो जाता है। और इस पे फिर रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो आप पेज 119 पे देखो, आपको मैंने यही समझाया। पेज 119, बुक ओपन करो। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉटम। गिवन एनी शेप, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर। कोई भी शेप ले लो, कहते हैं जो भी उसके शेप के अराउंड हमने बॉर्डर बनाया है ना, शेप को एनक्लोज करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, कुछ कर्व्स बनाए हैं, कुछ भी हमने बाउंड्री क्रिएट कर ली, तो दैट बॉर्डर बिकम्स द पेरीमीटर। इमेजिन अ टाइनी इंसेक्ट गोइंग फॉर अ वॉक अराउंड इट्स बॉर्डर। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपने एक बैंगल रखी, ठीक है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट घूम रहा है, तो वो या तो इस बाउंड्री वॉल पे चल रहा है, ठीक है ना, राइट, या फिर इसके अंदर मूव कर रहा है, या बाहर है। तो एरिया हमारे डिमार्केट हो गए कि या तो इट्स ऑन द बाउंड्री वॉल और इनसाइड और आउटसाइड। तो यहां पर एरिया जो है वो एक तरह से क्रिएट हुआ है, राइट। नेवर टर्निंग अराउंड टिल इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द पेरीमीटर ऑफ द शेप इज द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। ठीक है, पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक। ऐसा नहीं है कि घूमते जाओ इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया, तो यहां गए, फिर यहां गए, और फिर यहां करके वापस आ गए। तो दिस इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रायंगल का लिखो, पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर टाइम्स साइड। एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अब क्योंकि सर्कल जो है वो एक क्लोज स्पेस अलग से आ गई, तो उसमें ना सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। द वर्ड दैट वी यूज टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज सरकमफ्रेंस। इट इज 2 पाई r। तो पाई के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम बता देंगे, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसने बता दिया, विड्थ a b एंड लेंथ a यूनिट्स। और जब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाए तो वो बन जाता है स्क्वायर, तो बन जाएगा फोर टाइम्स साइड। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पर उसने बड़ी अच्छी चीज सिखाई है, आप देखो ये। दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स। इरेज कर दो ये सारा, राइट। अब इसमें बात देखो क्या आता है, कि मान लो वो कहते हैं आपके पास दो तरह के स्क्वायर्स है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, सो इफ आई हैव दिस स्क्वायर, ठीक है, और एक और स्क्वायर है, सो आई कैन से द टू स्क्वायर्स आर, इनकी साइड्स आपस में डिफरेंट है। मान लो इसकी साइड उसने कहा है 8 यूनिट्स, इसकी साइड है 2 यूनिट्स। ठीक है, इसकी साइड मैंने S1 ली, इसकी साइड S2 ली। ठीक है, तो S1 की साइड कितनी है बोलो एवरीवन? कितनी यूनिट, कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स। ठीक है, S2 कितना है? 2 यूनिट्स। व्हाट इज रेशियो ऑफ साइड्स? बताओ व्हाट इज रेशियो ऑफ साइड्स। तो आप लिखोगे S1 is to S2,
है ना। रेशियो का मतलब है हम फ्रैक्शन बना रहे हैं, 8/2। तो 8:2 किया, तो आपने कहा अच्छा ये तो 8/2 होता है, ये आ गया 4:1। अच्छा, इसकी सारी साइड्स 8 यूनिट्स होंगी, तो आप मुझे बता सकते हो इसका पेरीमीटर कितना है? बताओ जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ S1 स्क्वायर, बताओ जल्दी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आयुष, कितना बोल। हाँ, दिस इज द ओनली वे यू विल स्टे विद द क्लास, कहीं इधर उधर भागेगा नहीं है, मुझे आंसर चाहिए हर एक का। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर? ये S1 का स्क्वायर स्क्वायर था, ये S2 का कितना है? 8 यूनिट्स आ गया। अब आप रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स निकालो। 32:8 क्या आ गया? फिर से 4:1 रेशियो आई। तो कहते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर्स, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स लिखो, रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है। तो इनसे ना हमारा पहला वाला एमसीक्यू जो है ना वो बन सकता है। आपको दो स्क्वायर्स दे दे, दोनों के पेरीमीटर दे दे, बताओ जी रेशियो ऑफ साइड्स। एक की साइड ये है, दूसरे की साइड बताओ। ठीक है। स्क्वायर के केस में रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। यही चीज उसने की है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल? सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो एक मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लिया कि ये इक्विलेटरल है, इसकी साइड ले ली 6 सेंटीमीटर। एक और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया, जिसको भी मैंने इक्विलेटरल कहा, इसको मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर। इसकी रेशियो ऑफ साइड्स बता सकते हो? 3:1। इसका पेरीमीटर कितना होगा? इस वाले T1 का पेरीमीटर कितना होगा? 18। और दूसरे वाले का कितना होगा? 6। फिर रेशियो क्या है? क्योंकि सारी साइड्स इक्वल थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है। तो हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखो, पेज 119 पे ना साइड पे एक पिक्चर सी बनी हुई है बड़ी अच्छी सी, 2 यूनिट्स 8 यूनिट्स, मैंने वो सेम लिया है। 8 यूनिट्स 4 यूनिट्स किया था इसने, नहीं वही था। अच्छा जो भी है चलो, एनी हाउ नंबर्स और ले लिए थे। देखो बुक में पेज 119, एवरीबडी सी द साइड बॉक्स, लिख लो, है ना। This is so for all squares. As the side of squares gets larger or smaller, ratio of the perimeter to side stay fixed at 4:1. ठीक है ना। पेरीमीटर्स आपस में भी लिख लो, दो स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल स्क्वायर में भी 4:1 की रेशियो रहेगी। यहाँ पे पेरीमीटर 32 था और साइड 8 थी, तो 32/8 ऑल्सो रेशियो इज 4:1। यहां पर पेरीमीटर 8 था, डिवाइड बाय 2, रेशियो इज 4:1। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी उसने नेक्स्ट पेज पे देखो लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड इज 3:1। जितना मर्जी बड़ा कर लो, ये कुछ नहीं है, सर्कल में डेरिवेशन सिखा रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगी, बस आपको ये थोड़ा सा बता देंगे कि कल कोई एमसीक्यू में पूछता है ना आपसे कि इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड इज 3:1। समझ में आ गया? पेज 120 में फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लो, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड इज 3:1। ये एमसीक्यू में पूछ ले सकते हैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद ना उसने आपको पूरा बताया है कि हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकाला, या हमने पाई की वैल्यू कैसे निकाली। तो ये किसी और दिन अच्छे से पढ़ेंगे सारी हिस्ट्रीज की, ठीक है। सो एज फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि उसने कहा कि वी टेक अ सर्कल, ठीक है। हमने कोई भी एक सर्कल ले लिया, राइट। इसका आपने सेंटर किया है और इसमें हमने ड्रॉ की ये रेडियस। तो कहते हैं कि अगर ब्रॉडली देखा जाए ना, जब हमने ऐसे रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड एक सर्कल में, एक स्क्वायर में और एक ट्राइंगल में निकाला, तो इसी चीज को हमने सरकमफ्रेंस में भी एक्सटेंड किया कि आई टुक द रेडियस, ठीक है। मैंने रेडियस ले ली या फिर मैंने डायामीटर ले ली विच इज 2r। आई टुक द डायामीटर और फिर इसकी आउटर बाउंड्री कैलकुलेट कर दी।
थ्रेड लिया, उसको सर्कल की फॉर्म में रख दिया, उस सर्कल से मैंने रेडियस भी फिर अप्रोक्सीमेट ले ली कि अच्छा ये इतना सर्कल था इसका, मतलब इफ आई ड्रॉ सर्कल विद द सेंटर, मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो मुझे पता है मैंने कंपास को कितना ओपन किया है ना। और इसके हिसाब से थ्रेड रखकर मैंने इसका सरकमफ्रेंस भी नोट कर लिया। तो एवरी टाइम आई ड्रू अनदर सर्कल, बड़ा करती रही छोटा करती रही, तो हर टाइम ना मैंने सरकमफ्रेंस टू डायामीटर की रेशियो फाइंड की। ठीक है, सो पाई इज, लिख लो, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। स्क्वायर के केस में और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ना रेशियो फिक्स थी। स्क्वायर में 4:1 थी, सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3:1 है। तो यही चीज जब हमने सर्कल में की ना, तो वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली फिक्स आ रही थी। ठीक है, मतलब जितना बड़ा सर्कल करते रहोगे ये वैल्यू उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस में आगे बढ़ती रहेगी, जितना छोटा करोगे उतनी कम डिजिट्स के बाद ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमने बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, उसमें फिर से हमने ये रेशियो निकाली, सरकमफ्रेंस टू डायामीटर, तो पाया, तो जो ये रेशियो आई ना उसको नाम दिया पाई। पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायामीटर। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसने दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल द C/D रेशियो, लिखा हुआ है ना पेज 120 पर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द साइज ऑफ द सर्कल। बुक में पढ़ो ये लाइन, ये तुम्हें C/D रेशियो कहीं दी होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, C इज द सरकमफ्रेंस, D इज द डायमीटर। ठीक है, तो उसने आपको ये पूरा अप्रोक्सीमेशन बताया कि हमने इसको पाए नाम देना शुरू कर दिया, PI। बात समझ में आ गई, राइट। तो जब इसको अप्रोक्सीमेट करते रहे तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आई 22/7, 3.14। देर आर मेनी मोर अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, हमारे लिए सबसे इजी वन होती है दो रेशियोज। ठीक है, और इसने आपको बताया भी है कि बड़ा करते रहोगे तो ये और ज्यादा वैल्यू आती रहेगी, फिर पाई/4 ये सब वैल्यू आ गई। ये पूरा बताया, जब तुम आगे मैथ्स पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। और फिर कहा गया है पेज नंबर 123 पर, पाई इज इरेशनल। ठीक है, पाई इज इरेशनल क्योंकि फर्स्ट लाइन में लिखा है डिजिट्स ऑफ पाई गो ऑन फॉरएवर विद नो विजिबल पैटर्न। रैशनल्स इरेशनल्स में किया था ना, पेज 123 पर फर्स्ट लाइन पढ़ लो बच्चों, आपको एजर्शन रीजनिंग में कहीं ना कहीं ये पूछ सकते हैं। डिजिट्स ऑफ पाई गो ऑन फॉरएवर विद नो विजिबल पैटर्न। तो ये सब करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फन फैक्ट में, ठीक है, एक और अप्रोक्सीमेशन इन्होंने लिखी हुई है 355/113। प्रैक्टिकली एज स्टूडेंट्स हम इसे नहीं यूज करते। ठीक है ना, क्योंकि इधर बहुत बड़े नंबर आ गए ना, कैलकुलेशंस में आप 7 से डिवाइड करना ज्यादा पसंद करोगे। तुम्हें रेडियस 7, 14 लेना आसान है, 113 का मतलब है आई शुड गिव यू 226 रेडियस या 2.26, है ना। तो ये अच्छी अप्रोक्सीमेशन है पर प्रैक्टिकली इसे कम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, राइट। अच्छे अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि मैंने दो नंबर्स को डिवाइड किया, मुझे पाई के डिजिट्स जो है ना वो एग्जैक्ट मिलने चाहिए। आप 22/7 लेते हो ना तो आता है 3.142, जबकि पाई की अप्रोक्सीमेशन कहती है वो 3.141 होता है। तो ये दो डिजिट्स के बाद चेंज हो गया ना, तो ये अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अगर मैं कल 22/7 लेके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है, जितनी मैं अप्रोक्सीमेशन करती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी टारगेट को शूट कर रही हूँ, तो जितना मैं अप्रोक्सीमेट होकर काम करूंगी उतना चांसेस होंगे, अब प्रोबेबिलिटी यहां पर आ गई ना कि उतने चांसेस होंगे टारगेट शूट नहीं हो रहा, राइट। अब अगर कोई मिसाइल फायर होता है या कोई गन चलता है या कोई भी आप स्नाइपर गन लगाते हो, आप कहते हो ना कि एग्जैक्ट टारगेट पे हिट किया, बिकॉज इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है कि उन्होंने इतने अच्छे से पाए को अप्रोक्सीमेट किया है कि जहां टारगेट कहते हैं वहीं जाकर स्ट्राइक करता है, उसका इधर उधर होने का मतलब ही नहीं बनता। जो मैं बहुत बेसिक बोलती हूँ कि अगर हम लोग प्लेन भी करवा रहे हैं या ट्रेन हो रहे हैं तो एक्सीडेंट्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में, डिजिटाइजेशन में इतना ज्यादा सिस्टम आ चुका है कि नाउ वी एग्जैक्टली नो कि आपस में क्लैश होने का ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा बाय अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑल्सो।
सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही। बात समझ में आ गई? जितना हमारा पाए अप्रोक्सीमेट अच्छा होगा उतना ही टाइम एस्टिमेट अच्छा हो जाता है। बात समझ में आ गई ये? तो अब आते हैं, अब उसने देखो आपको लिखा है फन फैक्ट में, देर इज अ फन वे, पेज 124 लिखो। फन वे टू रिमेंबर फर्स्ट फ्यू डिजिट्स ऑफ पाई, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। तो हाउ में है 3 लेटर्स, पेज 124 बच्चे, पेज 124 में फन फैक्ट में लिखा है। इसमें एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगी। फन फैक्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ आई विश, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। तो तुमसे कल पाई की वैल्यू पूछी जाए ना, तो 3 तो तुम्हें याद रहेगा, हाउ में 3 लेटर्स हैं, ठीक है। आई का मतलब है 1, विश में 4, फिर 1, कुड में 5, रिकलेक्ट मीन्स हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये और पाई में 2। अब एक चीज और होती है, पाई को ना इक्वल टू नहीं लिखते, हम अपनी वर्किंग में लिखते हैं, पर आगे जाओगे ना एग्जैक्ट होता है कि पाई को हमने ले लिया एज 3.141592, पाई को ले लिया एज 22/7। बात समझ में आ गई? दिस इज अप्रोक्सीमेशन। स्क्वायर रूट 2 याद है, मैंने आपको लिखवाया था 1.144142, सॉरी 414। तो इसको अब बेटर वे कहते हैं, ऐसे लिखो 1.414, ये वाला साइन लेना है, विच शोज अप्रोक्सीमेशन, विच शोज अप्रोक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी इन सब चीजों। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। एंड ऑब्वियसली 13 मार्च जो होता है ना, 14 मार्च इज पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे बोलते हैं। एंड 22nd जुलाई ऑल्सो, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन डे होता है ना, तो दिस इज अ फन फैक्ट। चलो आ जाओ, अब आते हैं सर्कल पे। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, हमने सरकमफ्रेंस निकाल दिया, 2πr होता है, ठीक है ना। ये बस पाई के डिजिट्स हैं, दिस इज 3, ये 1, ये 4, ये 1, ये 5, ये 9 और ये 2। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ डिजिट्स अगर तुम्हें याद रखने हैं तो रख सकते हो, एमसीक्यू आता है तो वो रख सकते हो। अब आता है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, लिखो एवरीवन, देयर इज अ सर्कल गिवन टू अस, और उसमें ना आग की बात करते हो। मैंने कल समझाया था ना आग क्या होती है, पॉइंट ए से बी पर जाना है, नदी का किनारा है ये तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा पानी है, ठीक है, और यहाँ बाहर सारा गीली मिट्टी है, आप अगर इस पे चलोगे तो यू विल स्लिप। तो तुम्हारे पास सिर्फ ये बाउंड्री वॉल है चलने के लिए। जब हम सर्कल की बाउंड्री वॉल पे चलते हैं ना, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं आर्क मेजर। छोटा पाला पार्ट पे चल रहे हो तो माइनर आर्क, बड़े वाले पार्ट पे चल रहे हो तो मेजर आर्क। फिर हमें पता होता है कि हर एक आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बनाती है। सर्कल है तो उसका कोई अप्रोक्सीमेट सेंटर होगा। बात समझ में आ गई? सर्कल है तो उसका अप्रोक्सीमेट एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हमने आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दिया, तो कुछ एक एंगल बनता है ना। तो हम क्या कहते हैं, एंगल ए ओ बी इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। एंगल ए ओ बी इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है ना। बड़ी अच्छी चीजें आ रही है, इंटरेस्टिंग वाली बातें हैं, इसके बाद कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी हैं। अच्छा, सर्कल में पूरे डिग्रीज कितने होते हैं, कल भी क्या था, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ सर्कल, लिखो हाउ मेनी डिग्रीज, बोलो कितनी होती हैं सभी बच्चे, हाउ मेनी डिग्रीज इन अ सर्कल, कितनी होती हैं, 360। इस आर्क ने अपने पास कितनी रखी, लेट मी टेक x डिग्रीज, ठीक है। तो कहते हैं हम इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, पूरे सर्कल में सरकमफ्रेंस कितना होता है, बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। मतलब 360 डिग्रीज के अगेंस्ट
जो सरकमफ्रेंस बना वो 2 पाई आर है। 360 डिग्रीज ले ली, पूरा का पूरा सर्कल, और पूरा पूरा एंगल जो है वो 360 है, कंप्लीट एंगल है। इस आर्क ने बेचारी ने अपने पास कितना रखा, लेट मी से x डिग्री रखा, तो इसको कितना हिस्सा मिला होगा सरकमफ्रेंस। बात समझ में आ गई। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, पूरा सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसको डिवाइड किया 360 से, मल्टीप्लाई कर दिया एंगल एट द सेंटर। बात समझ में आ गई। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क इज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 360, पूरा एंगल, और जितना आर्क को मिला है पोर्शन अपने पास रखने के लिए, पूरे एंगल में से आर्क ने इतना पोर्शन ही अपने पास रखा है, तो उतने हिसाब से उसको हमने ये आर्क जो है एलोकेट कर दिया। ठीक है ना, उसको सेंटर पे खड़ा किया हमने। आपको एक गन दे दी है जिससे रोप निकल रही है, तो आपने एक साइड से रोप निकाला, दूसरे साइड से, तो जहां हिट किया आप उतना ही एंगल कवर कर पाए। बात समझ में आ गई। टारगेट शूट किया, एक बार एरो शूट किया, दूसरी बार शूट किया, और वो जहां जाकर टिक गए उतना ही एंगल आपको मिला, उतना ही स्पेस आपको मिला है। ठीक है। या फिर आपको कहा जाता है कि स्टार्ट एट द सेंटर, आपके पास रोप है, रन करके एज तक पहुंच जाओ। तो आप पहुंचे, आपके साथ एक आपका पार्टनर था, वो पहुंचा, तो जितना आपने स्पेस कवर कर लिया, दैट मीन्स इतना आंक आपको मिल गया। ठीक है ना। तो पूरे 360 डिग्रीज में इतना एंगल आपने अपने पास रख लिया, और पूरे 2 पाई आर में से इतनी स्पेस, इतनी लेंथ अपने पास आपने रख ली। बात समझ में आ गई सबको ये। चलो, अब आते हैं कि इन केस दिस आर्क इज अ सेमी सर्कल, लिखो, इफ आर्क इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, है ना। हाँ बिल्कुल, 180, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ना ये वाला सर्कल लिया, ठीक है, भी चलाते हैं, ओके, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सर्कल लिया, राइट, और इसमें ये सेंटर मार्क कर दिया, एंड आई ड्रॉ द डायमीटर। इस डायमीटर ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जो एक आर्क वाली लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल का हाफ, और इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है ना। तो जब आर्क सेमी सर्कल होती है, उसका जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 180 डिग्रीज। सो सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे तो देखो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 करते हैं, अगर हम अपने फॉर्मूला से भी चले तो 160, 180/360 डिवाइड बाय 2 हो गया, आंसर आ गया पाई इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर। ठीक है। ऐसे ही हमने सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया ऐसे, है ना। चलो, अब अगर हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे हमने दो डायामीटर्स ड्रॉ की, एक यहां ऐसे, ठीक है, और एक यहां ऐसे। तो आप बता सकते हो सेंटर पे एंगल कितना बना होगा, सबको समझ में आता है। पूरा 360 डिग्री है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 90 पार्ट। तो ऐसे वाले 4 पार्ट्स को ना, जो बने हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। क्या बोलेंगे, क्वार्टर सर्कल। ठीक है, लिखो। एक इसके लिए और होता है, क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल हो गया, रेडियस सेम है। और इसमें देखो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू 90, मतलब मैं इसकी वाली कर रही हूँ, ठीक है ना, बाय 360 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, पाई आर डिवाइड बाय। बस ये फॉर्मूला बताकर रख दिया, उसमें और कुछ नहीं किया हुआ हमने।
ठीक है ना। तो सेमी सर्कल का या किसी भी एरिया का उसने लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिया ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क का, कि हमने लिया 2 पाई आर, और फिर जो एंगल बनाया ना उस एंगल को थीटा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 360, एक ग्रीक लेटर होता है थीटा। ठीक है, एक्स हम यूजुअली अलजेब्रा में वेरिएबल्स को लेते हैं कि लेट द अननोन बी एक्स। तो जो एंगल्स होते हैं ना उसको यूजुअली, जो हमारा वे है शो करने का, वो होता है थीटा। ठीक है, सो लिख लो वेयर थीटा, थीटा ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अपने अपने साइंस में पढ़े भी होंगे, म्यू होता है, ओमेगा होता है ना, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे एबीसीडी है ना, इंग्लिश लेटर है, अ आ ई, ये हिंदी वर्णमाला आती है, ऐसे पंजाबी में आती है लेटर्स, है ना। तो ऐसे ही ग्रीक लेटर्स में आते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इतने सारे हमारे पास चीजें हैं। तो कंफ्यूजन ना आए, है ना, कि हमें साइड की लेंथ भी निकालनी है, उसको एक्स लिख दिया, एंगल भी एक्स लिख दिया, तो हमने लेटर्स को बढ़ा दिया अपने। सो एंगल थीटा इज एंगल। हाँ जी बेटा। हम्म, वो लेकर आ नीचे। देख बुखार तो कम है। पढ़ ले बैठ कर पढ़ने में। अच्छा, थीटा इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। समझ में आ गया। तो इस साइड वाले एंगल को, कोई भी हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है ना, बांध दिया एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क के साथ, तो ये एंगल थीटा। तो जो ये हमने लेंथ निकाली ए बी, ये वाला इसका फॉर्मूला, इसको बढ़ाते जाओ, है ना। अगर मान लो आपके पास स्पिनर होता है तो आप उसको ओपन जितना मर्जी करते रहो। बात समझ में आ गई सबको ये। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, इसी हिसाब से आपके पास 126 में ना, ये देखो क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, थीटा ही लिखा है 126 पेज पर ना, 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब जो ये हमारा ये एथलेटिक्स वाला ट्रैक है ना, ये तो 10th में भी डिलीट कर दिया था, मैं अभी नहीं करवाऊंगी, करवाऊंगी जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट आई विल डू जब हम थोड़े बहुत बेसिक्स कवर कर ले सर्कल में। ठीक है। तो आपको सर्कल में एरिया और पेरीमीटर निकालना आता है, इफ आई गिव यू रेडियस और इफ आई गिव यू डायमीटर यू विल बी एबल टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हमने, मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं बच्चों सबने। यस और नो। यस, वी नो हाउ टू फाइंड सर्कमफ्रेंस। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज, लिखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। Radius of the circle is 5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरकमफ्रेंस इन पाई, कुछ भी वैल्यू नहीं डालनी, उसकी सरकमफ्रेंस निकालो। तो आप क्या लिखते हो, 2 पाई आर, क्या आएगा आंसर, 10 पाई आ गया। और सेंटीमीटर ही लिखोगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू नहीं डालनी, कुछ नहीं रखना, बस आपने ये रखना है, तो आपका 10 पाई आंसर आ गया। दिस वी नो एवरीवन। ठीक है ना। अब मुश्किल क्वेश्चन करवाने से पहले मैं तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक्स चाहती हूँ, कितना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो एन आर्क, क्वेश्चन लिखो, एन आर्क subtends an angle 72 degrees at the center. Find the length of arc in terms of pi. ठीक है। रेडियस इज, रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, क्या लिखे, 10 सेंटीमीटर। चलो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं आपको बहुत बेसिक चीजें करवा रही हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अगर ये कुछ कर लेंगे ना, ये एग्जांपल्स मैं बाद में करवाऊंगी, ये जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें सब ना, ये सच में कह रही हूँ 10th में भी डिलीट हो चुकी है अभी, तो तुम्हारे सामने ये दी हुई है सारी मजेदार सी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, मीडियंस की प्रॉपर्टी दी है, हीरोन्स फॉर्मूला हो गया, ये भी आ जाएगा। देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया एंड स्क्वेयरिंग अ रेक्टेंगल। मैं सिंपल सी चीजें ही करवा रही हैं इसमें, कि बहुत ज्यादा डिटेल में स्क्वेयरिंग रेक्टेंगल ये सब पढ़ा रहे हैं।
एरिया ऑफ सेक्टर भी करवा दिया। बस। अच्छा, कार हैज टू वाइपर्स, मजेदार है। एस्ट्रिक्स वाला कुछ भी नहीं आएगा, करवाना चाहिए भी नहीं। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये? क्या लिखा तुमने? लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? 2 पाई r थीटा बाय 360। थीटा आपको कितना दिया है? 72। रेडियस कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई, रेडियस है 10, थीटा है 72, डिवाइड कर दिया 360 के साथ। ये एक जीरो कैंसिल होगी, है ना? और यहां से 360, 2 ज़ा 72, आंसर विल बी 4 पाई। और क्या लिखोगे यहाँ पे? सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात सबको ये? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी आती है ना, कोई भी एंगल दिया हो हमें। तो हमारा एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 129। अब करो पेज 129, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस? और कहते हैं कि आपने 22/7 अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 में इट सेज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस निकालनी। ठीक है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होता है सब? 2 पाई r। पेरीमीटर तुम्हें दिया हुआ है 44। 2 पाई को क्या यूज करना है? 22/7, और रेडियस r इज द अननोन। तो यहां से ये 44 कैंसल हो गया, रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। Calculate to three significant figures the circumference of a circle with radius 7, radius 10, radius 12. इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 2। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है। पहले केस में ना उसने आपको रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, और पाई कहाँ है? रिप्लेस करोगे विथ 22/7। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इन्होंने चीज और एक लगा दी है कि हमें ना पाई को अप्रोक्सीमेट लेना है, तो ऐसे लो। इक्वल टू मत डाल देना, कि पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, गलत नहीं होगा, मतलब पेपर में तुम्हें ये दिया जाएगा, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट है। ठीक है? देयर वाज ऑलवेज, हम लोग के लिए क्वेश्चन पता क्या हुआ होता था, क्यों पूछते थे हमें, ये सिग्निफिकेंट था। तो फर्स्ट टाइम माय टीचर स्टम्प्ड मी वाज व्हेन हम लोग किसी क्लास में बैठे हुए थे, उसने कहा था कि अच्छा पाई को तुम क्या मानते हो? तो हमने कहा इरेशनल, बड़े सारे बड़े कॉन्फिडेंटली। और कहते यूज क्या करते हो 22/7? कहते 22/7 क्या है? तो फ्रैक्शन है, उसको आप रैशनल कहते हो। सो हाउ डू यू इक्वेट दीज टू? एंड एवरीबडी ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, हम लोग शक्ल देख रहे हैं अब सर की कि क्या सर ने बोल दिया, क्योंकि हमें इतना डीपली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते। मैं कहते 22/7 हमने बस ब्लाइंडली फॉलो किया। इन आर जनरेशन ना, द अमाउंट ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग वाज ऑलमोस्ट जीरो। कोई एक बच्चा होगा जो क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछता था। ठीक है? सारे नहीं, क्यों क्या कैसे, बस कहा 22/7 ब्लाइंडली एवरीवन इज फॉलोइंग। ठीक है? हम रीजनिंग बहुत लेटर स्टेज पे चूज करते थे कि अच्छा ये सब हो रहा है, जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ना शुरू हुए थे तब ये रीजनिंग शुरू हुई थी सारी। तो अभी आपको अभी से बता रहे हैं कि नहीं, 22/7 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है? आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल दैट हाउ अप्रोक्सीमेशन, जितना आप इसको एग्जैक्ट करते रहोगे वो क्यों बड़ा होती है। आजकल अगर पहले आप लोग कॉल करते थे तो क्रॉस कनेक्शंस बहुत होते थे, क्योंकि यू आर डायलिंग अ नंबर, है ना, और किसी और को मिल जाता था, तो बिकॉज तारे आपस में जुड़ती थी। अगर सुनोगे ना अपने पेरेंट्स से तो कहेंगे तारे आपस में मैच कर गई, आपस में वो टच कर गई, लूज वायर्स थी आपस में टच हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी और को फोन जा रहा है। ठीक है? अब इवन इफ अ सिंगल डिजिट चेंजेस, आइदर योर फोन विल नॉट गेट थ्रू, और या कहीं और मिल जाएगा, या मैसेज किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट सेम डिजिट्स डायल किए हैं एज इंटेंडेड, गलत फोन हो ही नहीं सकता। वो सिग्नल वही कैच कर रहा है, कोई और फोन क्यों नहीं कैच कर रहा? सिग्नल तो हर जगह है ना। बट इफ यू डायल माई नंबर स्पेसिफिकली, वाई ओनली दिस फोन विल रिंग? मुझे ही क्यों कॉल आती है? आप सबके पास फोन है, सबको कॉल क्यों नहीं आ जाती? किसी और के फोन ने वो एग्जैक्ट रेस क्यों नहीं पकड़ ली? होता है ये। आपका फोन बज रहा है तो आपका ही बजेगा,
है ना? आपको किसी ने कॉल किया है, सबके फोन बजने शुरू हो जाएंगे कि नहीं गलती से मेरे पास भी वही कॉल रिसीव हो गई। होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशंस बहुत अच्छी हो गई हैं, आपस में क्रॉस कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम। इतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशंस हमने बता दी है कि जहां जिस रूम को उसने ज्वाइन करना है मीटिंग को, वही बच्चा आएगा और कोई नहीं आ सकता। बात समझ में आई? दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वेयर अप्रोक्सीमेशंस वर्क। बिकॉज इतना टेक 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 इतना हो चुका है ना, तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आई बिलोंग टू अ जनरेशन जब 2000s में हमारे पास अगर पीसी होता था तो हम कहते थे अच्छा हम उसमें गेम प्ले करते थे, वी नेवर न्यू कि व्हाट वर्क्स इनसाइड। वी हैव सीन। आज आपने लैपटॉप ऑन किया, ऑन हो गया। हमारे लिए पहले उसे दो तीन कमांड्स देने होते थे, तब जाकर वो सिस्टम वर्क करता। ठीक है, आप उसे ऑन करते थे, यू वुड टाइप लाइक 2 3 कमांड्स टू इट। हमें मुझे याद है कि ये कमांड दिया, फिर डी टाइप किया, फिर एंटर किया, तो बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन, उस पर कुछ कुछ कोड लिखे आते थे और उसके बाद योर सिस्टम वुड स्टार्ट। बात समझ में आ गई ना? तो विंडोज बहुत बाद में एडवांसमेंट में आया है, दैट इज वेयर अप्रोक्सीमेशन। चलो, रेडियस 7 है आपके पास, तो आपने इसे लिखा 2 × 22/7 × 7। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट सरकमफ्रेंस ए पार्ट में आ गई 44, और बी पार्ट में अगर 10 है तो मैंने आपको निकाल कर बता ही दिया। आप 4 × नहीं, यहाँ पर नहीं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 2 × 22/7 × 10। कितना बन गया? 440/7 सेंटीमीटर। और अगर 12 है तो 2 × 22/7 × 12, कितना? 528/7। ठीक है, डिवाइड कर लेना यार, कितना फर्क पड़ जाएगा। हाँ, नहीं, पॉइंट्स में आएगा आंसर तो इसको। हाँ, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अप्रोक्सीमेटली होगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर। हाँ, डिवाइड करके आप इतना तो देखो, 440/7 है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 31 है, 32 है, तुम्हें नहीं पता ना। 440/7 कोई नंबर दिमाग में आता है? नहीं आता है ना। बट इफ आई से दिस इज व्हाट अ फ्रैक्शन एंड अ वैल्यू नंबर मीन्स, ठीक है, हम क्यों डिवाइड करते हैं? तो आपने इसको लिखा होगा 6 × 42, फिर 20, और फिर 2 लिखोगे 14। अब बताओ 440/7 समझ में आता है या 62 समझ में आता है? बात समझ में आई? कल मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं ना एरिया ऑफ द जो मैं तुम्हें स्पेस दे रही हूँ ना, उसमें 440/7 है, या मुझे 440/7 लेंथ की रोप चाहिए। आई नीड अ रोप विद लेंथ 440/7। वो अच्छा एक चीज है आपको बोलना, या 62 मीटर्स या सेंटीमीटर्स की रोप चाहिए? ज्यादा अच्छी फिगर कौन सी है आपके लिए? 62 वो समझ में आती है ना कि 62 चाहिए, तो अच्छा आप 63 भी लेकर आओगे। 440/7 वो समझ में नहीं आती है, दैट्स वाई वी नीड अप्रोक्सीमेशन फॉर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 60 आ गया ना, तो इसको 2 प्लेसेस तक कर दे। ठीक है ना, एक प्लेस तक कर दो जहां लिखा हो, वरना ऐसे भी छोड़ दोगे तो आंसर सही। बात समझ में आ गई सबको? चलो जाओ।